हाँ जी, तो अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। सेल्स टैक्स के इस समझने के फाइनल लेक्चर में आप सबको वेलकम। आज हम लोग इंशाल्लाह इसकी प्रॉब्लम नंबर 10 को डिस्कस करेंगे। तो प्रॉब्लम नंबर 10 ऑफ चैप्टर नंबर 11 अबाउट इलस्ट्रेशंस एंड प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स, और यूनिवर्सिटी की रेकमेंडेड बुक बेटर के मोहम्मद मौजम मुगल साहब की है। और जो बीकॉम आईटी वाले हैं वो अपनी रेकमेंड करता ही बुक लेंगे, लेकिन क्योंकि प्रॉब्लम सेम होंगी तो वो लोग भी इस लेक्चर को देख सकते हैं, इसको ले सकते हैं। तो देखते हैं हम लोग आज इसको क्या इसमें नया कॉन्सेप्ट है। तकरीबन इसमें याद रखिएगा, जो लास्ट चीज में किसी भी क्वेश्चन का लास्ट क्वेश्चन होता है किसी चैप्टर का, उसमें तमाम के तमाम जो क्वेश्चन होते हैं उसके कॉन्सेप्ट होते हैं वो आपको करके इकट्ठे करके दे दिए जाते हैं। तो अच्छा, इसको हम देखते हैं। फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा ऑफ रमजान प्राइवेट लिमिटेड, a registered manufacturer, calculate his liability of sales tax for August 2019. Supplies to registered persons 28 lakh, to registered retailers 4 lakh, to needy persons 2 lakh, at the 20% discount. Normal business practice, you know better कि अगर हम लोग business practice normal है तो कोई इशू नहीं उसमें, हम लोग उसको सिंपल में ही ट्रीट करते हैं। तो 1,25,000 का है। एक्सपोर्ट सेल्स आपकी 3 लाख की है। एग्जाम सप्लाईज आपकी हैं 2,80,000 की। टैक्सेबल सप्लाईज टू एसोसिएटेड पर्संस, ओपन मार्केट प्राइस है 1,80,000, लेकिन 1,30,000 की बिकी है, लेकिन हम लोग 1,80,000 को ही लेंगे। फ्री रिप्लेसमेंट ऑफ फॉल्टी पार्ट्स, क्योंकि आपने फॉल्टी पार्ट्स की रिप्लेसमेंट की है ऑन रिक्वेस्ट फ्रॉम कस्टमर्स अंडर वारंटी, 1,50,000 की। देखिए स्टूडेंट्स, असल में जो है ये आपका फ्री रिप्लेसमेंट ऑफ फॉल्टी पार्ट्स, क्योंकि आपने रिक्वेजिशन ऑफ द कस्टमर्स अंडर वारंटी आपने काम किया है, तो इसको आप लिखोगे इनपुट टैक्स एडजस्टमेंट में। लेकिन क्योंकि आपने परचेज तो किए थे ना, फॉल्टी पार्ट्स रिप्लेसमेंट किया, जो आपने फॉल्टी पार्ट्स रिप्लेस कर रहे हो आप सारी बात परचेज करके उनको रिप्लेस कर रहे हो ना। लेकिन हम इनपुट टैक्स में तो लिखते हैं, लेकिन हम लोग इसको इनर कॉलम में लिखते हैं, आउटर कॉलम में हम लोग इसका इफेक्ट नहीं डालते, ठीक है। और उसके बाद आपका है जी इसमें purchases from registered persons 12 lakh, tax invoice include rupees 2 lakh issued in name of Mr. Mohammed Ramzan friend। अच्छा देखिए, यहाँ पर एक कंसेप्ट है आपका थोड़ा सा नया। उसने क्या है जी, आपने परचेज किया रजिस्टर्ड पर्सन से 12 लाख रुपए की चीजें, ठीक है। रजिस्टर्ड पर्सन से आपको उसकी मतलब टैक्स एडजस्टमेंट मिलेगी, लेकिन उस यहाँ पर उसने एक और बात की है कि 2 लाख रुपए की जो सी आपकी टैक्स एडजस्टमेंट है, मतलब जो 2 लाख रुपए की उसमें परचेजेस हैं वो आपके किसके नाम पर टैक्स इनवॉइस बनी है, वो 2 लाख रुपए आपको बना है मोहम्मद रमजान जो कि आपके दोस्त हैं। तो मिस्टर मोहम्मद रमजान के दोस्त के फ्रेंड, यानी कि सॉरी, मिस्टर मोहम्मद रमजान के जो फ्रेंड हैं उनके नेम पे बना हुआ है, क्योंकि मोहम्मद रमजान तो इनका अपना नेम है ना। तो 2 लाख रुपए आप 12 लाख में से लेस कर दोगे, बगैर आपको बचेगा 10 लाख। उस 10 लाख पर आप लोगे एडजस्टमेंट 17% के लिहाज से। देन परचेजेस ऑफ इलेक्ट्रिकल फिटिंग्स इन रेनोवेशन ऑफ फैक्ट्री बिल्डिंग, तो 70,000 की आपने रेनोवेशन फैक्ट्री बिल्डिंग करने के लिए परचेज की हैं, पार्ट्स वगैरह जो इलेक्ट्रिकल फिटिंग वगैरह आपने परचेज किए हैं। लेकिन चाहे आप रेनोवेशन करते फिरो या आप जो भी अपना काम फैक्ट्री का करवा रहे हो, उसके बदले में आपको किसी भी किस्म की कोई भी एडजस्टमेंट नहीं देती एफपीआर। तो आप इसके नोट कॉलम में लिखेंगे 70,000, लेकिन आप इसका इफेक्ट कोई नहीं डालेंगे, डैश डालेंगे। फिर परचेज ऑफ ऑफिस प्रिंटेड स्टेशनरी, लें जी आपने ऑफिस प्रिंटेड स्टेशनरी फ्रॉम रजिस्टर्ड सप्लायर्स ली है, लेकिन नॉट इंक्लूड्स इन एटीएल। ये कितने की है जी, आपकी तकरीबन 90,000 की। अब देखें, आपने जो प्रॉब्लम नंबर 9 में क्वेश्चन किया उसमें क्या था, ऑफिस प्रिंटेड स्टेशनरी, लेकिन आपने उसका इफेक्ट इनपुट टैक्स एडजस्टमेंट में डाला था। यहाँ पर आप क्यों नहीं डाल रहे हो, क्योंकि वो एक्टिव टैक्स पेयर्स लिस्ट में नहीं है। जब एक रजिस्टर्ड सप्लायर एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट में नहीं है, चाहे उसने ऑफिस प्रिंटेड स्टेशनरी परचेज की, चाहे जो भी परचेज किया, तो उसके उस सूरत में कोई भी टैक्स एडजस्टमेंट नहीं मिलेगी। 90,000 आप इनर कॉलम में लिखेंगे, लेकिन उसका इफेक्ट कोई नहीं डालेंगे। देन परचेज ऑफ गिफ्ट आइटम्स फॉर कस्टमर 75,000। अब आपने कस्टमर्स को गिफ्ट देने के लिए आइटम्स परचेज कर रहे हो, तो इसमें एफपीआर आपको किसी भी किस्म कोई एडजस्टमेंट नहीं देगी। परचेज फ्रॉम अनरजिस्टर्ड पर्सन 3,50,000, यू नो बेटर, इसका भी कोई इफेक्ट नहीं होगा, क्योंकि अनरजिस्टर्ड पर्सन आप परचेज कर रहे हो, लेकिन आपको उस पर कोई इनवॉइस नहीं मिलेगी, तो एडजस्टमेंट भी नहीं मिलेगी। अनसोल्ड स्टॉक परचेज्ड 30 days बिफोर द एप्लीकेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन। देखो जी, आपने रजिस्ट्रेशन में ये चीज पढ़ रखी थी कि अगर आपका जो अनसोल्ड स्टॉक है, आपने रजिस्टर होने से पहले आपके पास अनसोल्ड स्टॉक पड़ा हुआ है 30 दिन तक, 30 days तक या 30 days पहले तक, तो आप
उनको एफपीआई वालों को अगर बता देते हो कि मेरे पास ये स्टॉक पड़ा हुआ है और वो आपके लिख देते हैं कि इनके पास ये स्टॉक मौजूद है, तो उस सूरत में आपको एडजस्टमेंट मिल जाती है, इनपुट टैक्स एडजस्टमेंट। लेकिन अगर आप उनको बताते नहीं हो एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन, तो उस सूरत में आपको किसी भी किस्म की कोई एडजस्टमेंट नहीं मिलती। यहाँ भी उसने उसको बता दिया हुआ है, तो इसलिए इसको 1,65,000 पर 17% एडजस्टमेंट मिल जाएगी। देन एक्विजिशन ऑफ फिक्स एसेट्स फॉर द मंथ ऑफ जुलाई 2019। एक्विजिशन ऑफ फिक्स एसेट्स है जुलाई 2019 के लिहाज से। अब देखें, आप लोग जो इसका डाटा ले रहे हो वो है अगस्त 2019 का, लेकिन जो आप फिक्स एसेट परचेज कर रहे हो वो आपने की थी जुलाई 2019 में। तो इसका जो इफेक्ट है वो भी आपका जुलाई के ही रिटर्न में आना चाहिए, क्योंकि आप लोग इसको जो सेल्स टैक्स रिटर्न है वो आप मंथली फाइल कर रहे हो, तो ठीक है ना। तो मंथली अगर आप फाइल कर रहे हो दैट मीन्स कि उसका मंथली आपका इफेक्ट डालते जाते हो। तो इस सूरत में आप इसका जो इफेक्ट है वो जुलाई में आपने डाला है, लेकिन आप अगस्त में इसका इफेक्ट नहीं डालोगे 8 लाख रुपए का। तो हम लोग बढ़ते हैं फिर इसके सोल्यूशन की तरफ। ले जी स्टूडेंट्स, आपके सामने प्रॉब्लम 10 का सोल्यूशन डिस्प्ले हो रहा है। रमजान प्राइवेट लिमिटेड सेल्स टैक्स रजिस्ट्रेशन नंबर या सीएनएस या फिर एनटीएन नंबर वगैरह जो आपके आते हैं फॉर द मंथ ऑफ अगस्त 2019, कंप्यूटेशन ऑफ सेल्स टैक्स पेबल। यहाँ तक आपकी बात हुई हाइडिंग्स वगैरह की। देन टोटल आउटपुट आपने कैलकुलेट करनी है। सबसे पहले टैक्सेबल सप्लाईज पहले आपने कैलकुलेट की। टू रजिस्टर्ड पर्सन 28 लाख, टू रजिस्टर्ड रिटेलर्स 4 लाख, टू एसोसिएटेड पर्सन 1,80,000, टू नीडी पर्सन 2 लाख। देन सप्लाईज ऐड दिए टू 20% डिस्काउंट, क्योंकि नॉर्मल बिजनेस प्रैक्टिस है तो आपको 1,25,000 आ गया, तो आपका टोटल कितना आ गया 37,05,000। उसके बाद एक्सपोर्ट सेल्स आपकी 3 लाख, एग्जाम सप्लाईज आपकी हैं 2,80,000। टोटल आउटपुट आपकी होगी 42,85,000। इसके बाद इनपुट टैक्स एडजस्टमेंट आपने देखनी है। परचेज फ्रॉम रजिस्टर्ड पर्सन, परचेज ऑफ रजिस्टर्ड पर्सन से आपने परचेज की है। 12 लाख की मैंने आपको बताया था इनवॉइस है, लेकिन इसमें 2 लाख की उनके नाम पर है, मिस्टर रमजान के फ्रेंड के नाम पर। तो आप उसको लेस कर दोगे, आप आ जाएगा 10 लाख। आप 10 लाख में 17% लोगे तो 1,70,000 आ गया। देन आपने फ्री रिप्लेसमेंट किया फॉल्टी पार्ट्स की, तो 1,50,000 आपने लिखा तो है लेकिन आपने उसका इफेक्ट नहीं डाला। देन परचेज ऑफ ऑफिस प्रिंटेड स्टेशनरी नोट अलाउड, क्योंकि आपने नॉन रजिस्टर्ड पर्सन से परचेज किया है जो कि एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट में नहीं था, तो 90,000 आपका उसने आपने डैश डाल दी। देन परचेज ऑफ इलेक्ट्रिकल फिटिंग्स आपकी फॉर रेनोवेशन ऑफ फैक्ट्री बिल्डिंग्स। आप चाहे फैक्ट्री की रेनोवेशन करते रहो लेकिन आप उसकी एफपीआर एडजस्टमेंट नहीं देती। 70,000 आपने इसका इफेक्ट नहीं डाला। परचेज ऑफ गिफ्ट आइटम्स फॉर कस्टमर 75,000, इसका भी आपने इफेक्ट नहीं डाला। देन इसके बाद आपके पास है परचेजेस फ्रॉम अनरजिस्टर्ड पर्सन 3,50,000, इसका इफेक्ट आपने नहीं डाला। अनसोल्ड स्टॉक परचेज्ड 30 days बिफोर एप्लीकेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन, आपका अनसोल्ड स्टॉक था जो कि आपने 30 दिन पहले ही परचेज कर रखा था और आपने उसको एफपीआर को एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन आपने बता दिया कि 65,000 का आपका स्टॉक मौजूद है, तो आपको एडजस्टमेंट मिल गई। अगर आप ना था तो आपको वो नहीं मिलती। 28,550 आ गया। आपने इन सबको एडअप किया तो आपका 1,98,050 रुपये आ गया। एक्विजिशन ऑफ फिक्स एसेट फॉर द मंथ ऑफ जुलाई 2019, कि आपको जुलाई की रिटर्न में इसको आना था 8 लाख रुपए को, तो आपने इसको नहीं लिखा, सम डैश इफेक्ट डाले। उसके बाद आपने अपॉर्चमेंट करनी इनपुट टैक्स की, क्योंकि आपके पास सिर्फ यही इनपुट टैक्स पड़ा हुआ है 1,98,050 रुपये, तो आपने इसका ही किया। टैक्सेबल सप्लाईज आपकी है 37,05,000 की, एक्सपोर्ट सेल है 3 लाख की, एग्जाम सप्लाई 2,80,000 की। इनपुट टैक्स हमने तीनों पर ले लिया। वही बात, इनपुट टैक्स डिवाइडेड बाय टोटल टर्नओवर मल्टीप्लाइड बाय जिसका आप फाइंड कर रहे हो, तो आपका 1,71,243, 13,866 और 12,941 टैक्सेबल एक्सपोर्ट एंड एग्जेम्प्टेड का रिस्पेक्टिवली आ गया। टोटल आवर कितना हो गया 1,58,050। फिर आपने सेल्स टैक्स लाइबिलिटी कैलकुलेट की। आउटपुट टैक्स आपने पहले देखना है। सप्लाईज टू रजिस्टर्ड पर्सन आपने की थी कितने की 37,05,000 की, आपने मल्टीप्लाई किया 17% से 6,29,850 आ गया। लेस किया आपने इनपुट टैक्स अगेंस्ट सच सप्लाईज, तो क्योंकि आपका रिस्ट्रिक्टेड अपना 90% है वो आपने देख लिया को आपका ही जो है कम आ रहा है 1,71,243, तो आपने इसी को ही लिख दिया। देन आपने इसको इसमें से लेस किया तो आपका आ गया 4,58,607, मतलब टैक्सेबल का फाइंड करो इसलिए आपने टैक्सेबल का ही लिखा है। एग्जेम्प्टेड का तो वैसे आपको मिलता ही नहीं है, और जो जीरो रेटेड है एक्सपोर्ट है उसको रिफंडमेंट मिलती है। ये आपका 4,58,607 आपका ऐसे आया है। देखें ये यहाँ पर है ना ऊपर
टैक्सेबल सप्लाई 37,05,000, इसकी कितनी आई है इनपुट टैक्स 1,71,243 आया है। तो आप लोग इसी को लोगे और इसी को लेकर आपने लास्ट पर जाकर यानी कि इनपुट टैक्स आउटपुट टैक्स में से आपने इसको इनपुट टैक्स को लेस कर दिया, आपका आगे 4,58,607 का हमने चेक भी लगा लिया है। उसके बाद आपने इसमें ऐड करना है विद होल्डिंग टैक्स एट द रेट ऑफ 5% इन परचेजेस फ्रॉम नॉन रजिस्टर्ड पर्सन। आप विद होल्डिंग टैक्स रूल्स को फॉलो करते हुए 5% निकालोगे एट ग्रॉस वैल्यू रेट। ले स्टूडेंट्स आपका ये आ गया 3,50,000 का आपने लिया 100 और 117, ये आपके आगे ग्रोस वैल्यू। और ग्रोस वैल्यू आने के बाद तकरीबन आपकी ग्रोस वैल्यू कितनी आती है 3,50,000 मल्टीप्लाइड बाय 17 ओवर 117, तो इसको आपने लेस किया 3,50,000 में से 2,99,145, इसका आपने लिया 5%, ये आपका आ गया 14,957। एक ही बात है, इस तरीके को करो उस तरीके को करो। तो ये आपका आ गया क्या विद होल्डिंग टैक्स। तो इसको लेस करने के बाद आपका सॉरी ऐड करने के बाद आपका आ गया 4,73,504 रुपये। और इसके बाद आपने ऐड करना है विद होल्डिंग टैक्स एट द रेट 20% फ्रॉम नॉन एक्टिव पर्सन। कि अगर नॉन एक्टिव पर्सन है सॉरी इनके एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट में अगर वो शामिल नहीं है उसमें आप लोग 20% लेते हो। तो 90,000 का आपने लिया 17% और उसका आपने लिया 20%। अच्छा तो स्टूडेंट्स इसमें ना एक और समझ लें आपकी टैक्स लाइबिलिटी में आपकी चीज ऐड हो गई है, एक नया कंसेप्ट है विथ होल्डिंग टैक्स एट द रेट ऑफ 20% फ्रॉम नॉन एक्टिव पर्सन या फिर नॉन एक्टिव टैक्स पेयर लिस्टेड पर्सन। आपको याद होगा इस क्वेश्चन में उसने बात की थी कि उसने परचेज किया ऑफिस प्रिंटेड स्टेशनरी फ्रॉम रजिस्टर्ड पर्सन, लेकिन वो आपका उसमें शामिल नहीं है, एक्टिव टैक्स पेयर्स लिस्ट में शामिल नहीं है। रजिस्टर्ड तो है, रजिस्टर्ड सप्लायर से वो परचेज कर रहा है, लेकिन वो एटीएल में शामिल नहीं है एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट में। तो 90,000 की वो परचेज कर रहा था उससे। अब उसको नुकसान क्या हुआ परचेज करने का, उसने परचेज तो कर ली लेकिन परचेज करने के बाद उसको उसकी इनपुट टैक्स एडजस्टमेंट नहीं मिली। दिखा तो उसने लेकिन उसको एडजस्टमेंट नहीं मिली। दूसरा, उसको इस पर मजीद 20% यानी कि 17% का 20% भी पड़ गया। तो मैं कैसे देखो 90,000 की अमाउंट थी जो उसने परचेज कर दी, सप्लाई वगैरह उससे परचेज की थी नॉन एक्टिव टैक्स पेड पर्सन से। तो 90,000 का आप ले लोगे 17%, आपके पास मेरा ख्याल है कोई 15,300 के करीब टैक्स आएगा। फिर आप उसका लोगे 20%, तो आपके पास अमाउंट आती है 3,060 रुपये। तो इस लाइबिलिटी को आप उसमें मजीद ऐड कर दोगे और इसको आप विथ होल्ड करके हुकूमत को जमा करवा दोगे। 4,73,564 में आप जमा कर दोगे 3,060, तो आपका आ जाएगा 4,76,624। और मोस्टली इस तरह होता है जिस वक्त ये नॉन एक्टिव टैक्स पेयर पर्सन से माल परचेज करते हैं और अगर वो रजिस्टर्ड ना हो, उनको पता है इनको टीका तो लगना ही लगना है, मतलब इनको टैक्स पे करना पड़ना है, तो वो लोग फिर इस तरह टैक्स कैलकुलेट करके उसको पहले ही निकाल लेते हैं, उस पर्सन को कहते हैं कि आप पे करेंगे जिससे हमने माल परचेज किया होता है। मोस्टली इस तरह होता है, अगर वो नहीं देता फिर आपको पे करना पड़ता है। तो ये आपका आ गया 4,76,624 जो कि आपका है सेल्स टैक्स पेएबल, आपकी लाइबिलिटी है। उसके बाद रिफंडमेंट ऑफ इनपुट टैक्स जो आपको मिल रही है अगेंस्ट एक्सपोर्ट सेल्स, वो कितनी मिल रही है 13,866। और एक छोटा सा नोट लिखा है इसमें देख लेते हैं। परचेजेस फ्रॉम नॉन रजिस्टर्ड पर्सन, no input tax and 20% of withholding tax shall be deducted as tax liability added, ATPL में शामिल ना हो। हाँ जी, वही बात आ गई ना जो मैंने आपको बताई है। अगर तो आपने नॉन रजिस्टर्ड पर्सन से परचेज किया है या रजिस्टर्ड पर्सन से परचेज किया है और वो ATPL में शामिल नहीं है, तो उस सूरत में आपको इनपुट टैक्स तो मिलेगा ही नहीं, और इनपुट टैक्स नहीं मिल रहा तो उसके साथ साथ आपको सेल्स टैक्स का 17% लेकर मजीद 20% उसका लेना पड़ेगा और आपको वो डिडक्टेड एट दी सोर्स करना पड़ेगा। मतलब जिस आप परचेज कर रहे हो उसी वक्त आप वहीं से डिडक्ट करोगे उस पर्सन से और आप आगे वो जमा करवा दोगे। तो मेरा ख्याल है आपको काफी हद तक इस लेक्चर की समझ आ गई होगी इंशाल्लाह।
तो आज क्लास आपकी प्रॉब्लम्स इसकी 10th सेल्स टैक्स की आज आपकी अल्हम्दुलिल्लाह सेल्स टैक्स कंप्लीट हो गई है। तो इंशाल्लाह हम लोग इसके बाद जो शुरू करेंगे वो आपकी होगी इनकम टैक्स के चैप्टर्स हैं, लाइक कंपनी का आपका चैप्टर है, सैलरी 2028 के साथ चैप्टर है, और एओपी का चैप्टर है, उसको हम लोग इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। सो तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। अल्लाह हाफिज।